से ये कह देना चाहूँगा कि अगर 1 साल तक मैं बड़ा पेशेंस रखूँगा, बहुत सब्र करूँगा, उसके बाद मैं डीसी साहब के दरवाजे पर बैठ सकता हूँ धरना लगाकर, मैं गवर्नर साहब के सामने बैठकर धरना लगाऊंगा। मैं वो नहीं बंदा हूँ कि जो कंप्रोमाइज़ इन मामलों को लेकर करेगा। मैं कंप्रोमाइज़ तब करूँगा जब ये काम करेंगे, काम की बेस पर कंप्रोमाइज़। ये मेरा काम करेंगे, मेरे लोगों का, मेरे इलाकों का काम करेंगे, मैं चीखना चिल्लाना बंद करूँगा। जो जज्बात आप मेरी तकरीरों में देखते हैं, वो जुनून, वो जज्बात जो हैं वो दिल से हैं, वो चीखो पुकार है। ओ मेरे लीडरों, मेरे ऑफिसरों, मेरे मड़वा को तुमने तबाह किया है, तबाही से बचाओ, हमें मत करो ये जुल्म हमारे पास। हमारे साथ ये जुल्म करते जाओगे तो मैं चीखता जाऊँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शेख ज़फ़रुल्लाह साहब, और शेख ज़फ़रुल्लाह साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ मड़वा से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। ज़फ़र साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल देख रहे हैं अब अभी जम्मू कश्मीर का? देखिए, माहौल की अगर बात की जाए तो माहौल बहुत बिगड़ा सा है, माहौल ठीक नहीं है। जमहूरियत नहीं है तो माहौल कहाँ ठीक होगा। अब डीडीसी इलेक्शंस कराकर आपने ये तो इंटरनेशनल सतह पर बता दिया, नेशनल सतह पर, नेशनल मीडिया में भी बता दिया कि जम्मू कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वोट डाले, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मुझे वोट डाले। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि माहौल अच्छा है। आप समझ रहे हैं? एक नुमाइंदा चुनने के लिए जब लोग उतरते हैं मैदान में और उसके बाद उस नुमाइंदे को आप पावर देते हैं और उन लोगों की खिदमत करने के लिए, तो तब हम कहीं हद तक कह सकते हैं कि माहौल ठीक है जी। जब मसले मसाइल हल ना हो, जब कुछ लोगों की वो डिक्टेटरशिप जैसी महसूस होती हो, या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की एक अलग ही तानाशाही नज़र आती हो, तो ऐसे में हम माहौल को ठीक कहें ये जायज़ नहीं है। तो मैं यही समझूंगा कि माहौल तब ठीक होगा जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर मिले और वो लोगों के बीच में जाकर डिलीवर कर पाएँ, तब जाकर माहौल ठीक होगा। ज़फ़र साहब, क्या आपको लगता है कि पावर्स मिलेंगी? जिस तरह से बीजेपी ने बड़े जोश व खरोश से जो ये इलेक्शंस करवाए थे और कहा था कि डीडीसी जो काउंसलर्स आएंगे उनको काफ़ी सारी पावरें दी जाएंगी, अगर पावरें दी जाती हैं तो वो तो अपोजिशन के पास ही ज़्यादा पावर जाएगी ना? मैं कहता हूँ कि अगर इन्होंने कहा कि पावर्स दी जाएंगी तो दे ना। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, 1-1.5 महीना हो गया, हमें भी लोगों ने चुन कर भेजा। अब हम लोगों के बीच में जाना चाह रहे हैं तो हमें दे दीजिए ना पावर, तो हम जाकर डिलीवर करना शुरू करें। नहीं, आपको लगता है मिलेंगी जिस तरह से? मैं तो देखिए, पहली बात है जिस तरह से ये इसको डिले कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सेंटर की नीयत में खोट है। अगर भाजपा के मतलब लोग ज़्यादा जीत कर आए होते, अभी तक तो पावर्स भी दी गई होती, अभी तक इन्होंने और ज़्यादा पीठ थपथपाई होती, बाहर जाकर इन्होंने छाती तान कर बोल दिया होता, देखो जम्मू कश्मीर में हमने ये कराया वो कराया, और फिर पावर्स दी। देखिए, वो तो नहीं हुआ। अब ये जो मकसद लेकर डीडीसी इलेक्शंस कराए थे, और पहले इन्होंने बीडीसी भी उसी मकसद को लेकर किया था, अब जनता इनको नहीं चाह रही है तो ये जनता के नुमाइंदों को पावर्स भी नहीं देना चाहते। लेकिन स्टिल अभी हम ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उम्मीद तो एक दुनिया उम्मीद से कायम है, और हम भी उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि देंगे हमें। लेकिन अगर नहीं देंगे तो इसका मतलब ये सेंटर का फेलियर रहेगा, और हम भी हर सत्ता पर, हर महाज पर, हर प्लेटफॉर्म पर जाकर ये कहेंगे कि सेंटर जो है जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री की तरह इस्तेमाल कर रही है, और ये सिर्फ इंटरनेशनल सत्ता पर दिखाने के लिए कि भाई हम इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में करा रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं इलेक्शन यहाँ पर, अदरवाइज इनकी नीयत बिल्कुल ख़राब है। ज़फ़र, कितना टफ़ रहा आपके लिए इलेक्शंस में खड़े होना? आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आप खड़े हुए, कितना प्यार आपको लोगों ने दिया, और इतने कदावर नेता, इतनी पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ पे मौजूद थी, तो कितना टफ़ रहा? देखिए, ये जर्नी तो टफ़ ही है, ये रहती भी बहुत टफ़ है, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप जब कूदते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं, ख़ास करके जब कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पावर हो, कुछ लोगों के पास मसल पावर हो, कुछ लोगों के पास मनी पावर हो। तो ऐसे में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना टफ गेम रहा हो ये। मेरे लिए आसान लोगों ने बनाया, इस गेम को आसान बनाने वाले मेरे नौजवान हैं, जिन्होंने भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त किया, जिन्होंने पैसा ठुकराया, जिन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छों को गुड बाय कहकर ये कहा कि हमने शेख ज़फ़र को जिताना है चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने इस गेम को बड़ा आसान कर दिया। अदरवाइज़ मड़वा में आप देखें खुद ही, इतना पिछड़ा इलाका है, कोई आवाज़ सुनता भी नहीं है। ऐसे इलाके में किसी आज़ाद उम्मीदवार को जिताना, किसी मतलब ये बहुत बड़ा गेम खेला मेरे लोगों ने, बहुत बड़ा
जज्बा उन्होंने दिखाया इस बार, पैसे को लात मारी। जिन्होंने पैसा दिखाया उन्होंने कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, जिन्होंने मसल पावर दिखाया उनको कहा कि जेल भेज दो, आप जिस भी दफ़े के अंदर जिस भी केस में हमें बिला वजह फंसा कर अंदर डाल दो, लेकिन हम इस वक्त अपनी क़यादत तैयार करेंगे। और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लिया और मुझे जिताया। ज़फ़र साहब, बड़े सारे डीडीसी कैंडिडेट्स हैं जिनका करोड़ों रुपया इस डीडीसी इलेक्शंस में खर्चा आया और वो जीत के सामने भी आए, तो आपने कैसे ये सब मैनेज कर दिया, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आना, और कितना खर्चा आपका इस पे लगा? देखिए, कुछ लोगों ने पैसा इसलिए खर्च किया कि उन्हें ये लग रहा था कि उन्हें अभी भी लग रहा है कि मतलब वो कल जाकर सिस्टम में पैसा बनाएंगे, ठेकेदारों के साथ मिलकर, मुलाजमों के साथ मिलकर, मनरेगा की स्कीम का पूरा गलत इस्तेमाल करके वो पैसा फिर बनाएंगे। इसलिए तो उन्होंने करोड़ों खर्च किया, और रात हो दिन हो डाका डालते थे, गरीबों के पास जाते थे, इतना पैसा लीजिए, इतने वोट दे दीजिए। ये नोट और वोट एक साथ करने की जो कोशिशें होती हैं ये इसीलिए होती हैं ताकि कल हम जब अंदर जाएंगे, एक तो हमारे पास एक अलग ही प्रोटोकॉल भी होगा, मान सम्मान भी होगा, हर जगह पर कुर्सी पे देखने को मिलेंगे, और साथ साथ में पैसा भी होगा। मेरा ऐसा मकसद न था न रहेगा कभी इंशाल्लाह। मेरा मकसद है मैं लोगों के काम आऊँ, उन लोगों की आवाज़ बनूँ जिनकी आवाज़ों को दबा दिया गया है। और मड़वा में बहुत पहले से बहुत सारी आवाज़ें उठी थी जिनको मतलब पता नहीं वो किस तरह से उनकी आवाज़ें दबा दी गई थी, लेकिन बख्शी के जाने के बाद शेख ज़फ़र ने बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ फैसला किया कि मैं अपने लोगों की आवाज़ बनूं, और मैं सामने आया, आवाज़ बनता गया। लोगों ने आज मेरी आवाज़ को पहचाना, और लोगों ने इस जो ये जीत मेरे नाम की, ये वाकई में एक काबिल तारीफ़ मतलब ये तहरीक रही। और मड़वा के लोगों की जितनी भी तारीफ़ की जाए, मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त मेरे मड़वा के लोगों ने जो किया वो किसी ने नहीं किया होगा। बिल्कुल। तो ज़फ़र साहब, जिस तरह से बात करें हम, जिस तरह से आपकी जो पहले इलेक्शन जीतने की से पहले की स्पीचेस रहा करती थी, काफ़ी हॉट स्पीचेस रहा करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहे जो करप्शन के खिलाफ आप काफ़ी बोला करते थे, अब क्या उसमें कुछ तब्दीली आएगी या वही रवैया जो है वो चलता रहेगा? देखिए, वो जो हॉट स्पीचेस, वो जो जज्बात, वो जो जुनून आप मेरी स्पीचेस में देखते आए हैं, वो दिल से है। वो बातें यहाँ से, जब आपके दिल जले हुए हों तो आपकी ज़ुबान पर जो बयान होता है वो दिल से होता है, वो हकीकत में होता है। कुछ ज़ालिमों ने हमारे ऊपर जुल्म किए तो मैं एक आवाज़ बना, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ तकरीर नहीं थी बल्कि चीखना चिल्लाना था, वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मजलूमों के लिए। जाहिर सी बात है आगे जाकर भी जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मेरे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरी बात को साइड पर रखकर मेरे लोगों को फिर से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, तो मेरी तकरीरें, मेरी आवाज़, मेरा जोश, मेरा जुनून वही दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रही है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे मेरे साथ हैं वो, और जिस तरह का मैंडेट मुझे पब्लिक ने दिया उस मैंडेट का वो इज़्ज़त कर रहे हैं, तो मुझे फिर चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है, आप एक बच्चा क्यों रोता है? जब उसको भूख लगती है, जब उसकी भूख को मिटाया जाता है, माँ उसको दूध पिलाती है, तो वो फिर नहीं रोता है। मेरा रोना उसके बाद एक बेवकूफ़ी होगी अगर मेरा काम सुने जाएंगे, निकाले जाएंगे। जब काम नहीं होंगे, जब जनता ने इसलिए आपको वोट दिया हो कि सड़क बने, बिजली बने, रोज़गार आए, तालीम हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, अगर ये सब उसके बाद मिल जाती हैं, न मैं चीखूंगा न मेरी जनता चीखेगी। जाहिर सी बात है जब आप नहीं देंगे, मेरे लोग मेरे पास आएंगे चीखते चिल्लाते, तो मैं भी चीखूंगा, और वो मेरे पास आएंगे, उनकी उम्मीद मैं हूँ, मेरी उम्मीद आगे एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरती है तो मैं चीखूंगा। इवन कि मेरा ये बहुत पहले की बात है कि जिस ऑफिसर को जिस ड्यूटी के लिए लगाया गया, अगर वो ड्यूटी नहीं करता है तो मैं जूता मारकर उसे स्वागत करूँगा। अगर वो ऑफिसर काम करता है, उसी के जूते की पॉलिश करने के लिए शेख ज़फ़र तैयार है। ये दोनों प्रिंसिपल्स मेरे लाइफ के हैं। मैं उस ऑफिसर, उस लीडर की इज़्ज़त करता हूँ जो आसान बना देता है ज़िंदगी लोगों की, और मैं उसके खिलाफ हूँ जो लोगों की ज़िंदगियों को नहीं देखता है, बड़े बड़े महलात में बैठकर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते। मैं उन जैसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, आज भी नहीं करता हूँ, आगे भी नहीं करूँगा। और न मैं खुद चाहता हूँ कि जब लोगों ने मुझे कुर्सी दी और मैं सिर्फ आन बान शान अपनी रखूँ, गाड़ियों में घूमता रहूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के काम करूँ और इसमें मुझे कोई रुकावट भी ना बने।
जब साहब आज आप जम्मू में हैं और यहाँ पे एडवाइज़र से भी आपकी मुलाकात हुई, तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए उनसे मिलना और सेक्रेटरीट में आना जाना किस तरह का रहा? क्या वही जो पुराना था सिस्टम, या जीतने के बाद कुछ चेंजिंग आई इन ऑफिसर्स में? देखिए, पहली बात है कि जब सेक्रेटरीट आप जाते हैं, मैं डीडीसी मेंबर हूँ, 4000 लोगों ने मुझे वोट किया। अभी भी मुझे दिखाना पड़ता है भाई, मैं रोना पड़ता है उधर बाहर पास के लिए, बाहर रोना पड़ता है उन जो वहाँ पर रखे गए हैं सिक्योरिटी गार्ड, भाई मैं डीडीसी हूँ, मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर मुलाकात करनी है। तो ये हमारा ये इस तरह से प्रोटोकॉल डिसाइडेड होना चाहिए था कि हमें कोई रुकावट ना आए, चाहे किसी भी जगह पर। इनको ये कह देना कितने लोग हैं, हम 280 चुनकर आए, कहीं पूरी जनता तो नहीं चुनकर आई ना। हम जनता की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं और डेमोक्रेसी यही है। रिपब्लिक डे अभी हमने 26 जनवरी को मनाया, वो क्या है? रिपब्लिक का मतलब ही ये होता है पावर्स जब आप किनको दें, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को दें, और न कि किसी मोनार्क को, किसी पर्टिकुलर पार्टी को। अभी आप अगर देखेंगे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सजाद साहब और सुनील साहब की उतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जितनी जफरुल्लाह की होनी चाहिए। क्यों? वो चुने गए थे, इस वक्त वो चुने नहीं गए हैं। इस वक्त वो एक हिसाब से यूं समझ लीजिए बेरोजगार सियासी लोग। हम तो इस वक्त रोज़गार पाए हैं सियासी सतह पर, और हमें ये रोज़गार इसलिए मिला कि आप हमारा काम करें। और हमें जब घंटों बिठाया जाएगा वहाँ पर, मतलब ऑफिसेज़ के बाहर या गेट पर रखा जाएगा, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं समझता हूँ कि इसको ये प्रोटोकॉल डिसाइड कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, और हमें ये उम्मीद है कि जल्दी हो जाए। और हमारा जो डीडीसी चेयरमैन है वो भी जल्दी बनना चाहिए, और हमें भी पावर्स देने चाहिए जल्दी। जफर साहब, क्या कारण है कि आप अभी भी जीतने के बाद भी पैदल घूम रहे हैं? कोई गाड़ी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, वैसे ही आम दिनों की तरह? देखिए, पैदल चलकर आपका बड़ा टाइम वेस्ट होता है और एनर्जी भी बड़ी वेस्ट होती है, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं गुर्बत के मारे हैं हम लोग। हम तो करप्ट नहीं है ना, हमने कहीं कमीशन खाकर कोई दौलत नहीं बनाई है। हाँ, हमने मोहब्बतें अपने लोगों के बीच में बांटी हैं, और हमने उनकी आवाज़ बनकर उनके जज्बात को कहीं लाया है, जिसकी वजह से ये इज़्ज़त उन्होंने दी है मुझे। लेकिन मेरे पास इस वक्त गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और पीएसओज़ को रखूँगा तो मैं उसको मतलब कहाँ से उतना खर्चा मतलब ला सकता हूँ, मैं नहीं बेयर कर पाऊँगा। ये हकीकत है, ये ईमानदारी की बात है। और दूसरी बात है कि इस वक्त मुझे पोजिशनल थ्रेट है, जो जिस तरह से मुझे लगता है मेरी फॉलोइंग बढ़ रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो चिनाब वैली में जो लीडरशिप एक है, उन्हें मतलब ऐसा लगता होगा कि शायद ज़फ़र हमसे आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में एक पोजिशनल थ्रेट बन जाती है। बट क्या करूं, तो मैं पीएसओज़ लेकर, मतलब वो भी मेरे लिए एक थ्रेट ही है, मेरे एक्सपेंसेस, मेरा जेब, तो फिर जाहिर है मैं घर वालों से पैसा लेता हूं, अपना घर चलाता हूं, तो फिर मैं बेयर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं अकेला चलता हूँ, पैदल भी चलता हूँ। क्या करूँ? जफर साहब, आखिर में क्या बदलाव आप जो हैं करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और क्या मैसेज रहेगा आपका आवाम के लिए? मेरे लिए देखिए, मैं एक छोटे इलाके से स्टार्ट किया हूँ, उस इलाके से जहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, जहाँ टेलीकम्युनिकेशन नहीं है। एक तरह से मन की बात की जाती है, एक तरह से डिजिटल इंडिया की बातें की जाती हैं, एक तरह से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे दिए जाते हैं। तो उधर आप मड़वा आकर कभी देख लें, वहाँ आप एक वॉइस कॉल के लिए तरस रहे हैं। ये 50,000 पॉपुलेशन की बात है, सब डिवीज़न है मड़वा, जिसमें 3 इलाके पड़ते हैं, मड़वा, वर्धमान, दक्षिण। तो इन इलाकों के जो हालात हैं, मैं आपको ये कह देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चेहरों का बदलाव तो हुआ, लेकिन तकदीरों का बदलाव अभी तक नहीं हुआ। आज हम यंग फेसेस आए हैं चुनकर, और बहुत अच्छे अच्छे लोग, मड़वा, वर्धमान और दक्षिण में 3 जो कैंडिडेट्स हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ, लोगों ने बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा है हमें, और बड़ी उम्मीदों से हमें सामने लाया है, और बहुत उम्मीदें हैं। ये चाहते हैं, चेंज इस तरह चाहते हैं, हमें सड़क मिल जाए, बिजली मिल जाए, टेलीकम्युनिकेशन मिल जाए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हों और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हों, ये हम चाहते हैं। और मेरा नारा भी यही है कि इन्हीं मसलों को हल कराने से मड़वा की लाइफ बेहतर हो सकती है, और इसी बदलाव को लेकर, इसी चेंजिंग को हम देखना भी चाहते हैं ज़मीनी सतह पर। मैं मुशीर साहब, मैं फ़ारूक खान साहब से भी मिला, जो एडवाइज़र हैं एलजी साहब के, मैं बसीर खान साहब से भी मिलना चाहता हूँ, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मुलाकात करना चाहूँगा इस सिलसिले में। लेकिन अभी मैंने फ़ारूक साहब से मुलाकात की, उन्होंने रोड क्लियरेंस की वो एश्योरेंस दिया मुझे कि रोड क्लियरेंस होगा। 1972
1973 में हमारी रोड सैंक्शन हुई है दक्षिण से, और वही परमानेंट सोल्यूशन हमारे लिए। जो मरगन टॉप से रोड जाती है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता हमारे लिए। हम दक्षिण से रोड चाहते हैं और उसको लेकर उन्होंने कहा कि क्लियरेंस होगा, आपके रोड का काम बहुत जल्द स्टार्ट होगा दक्षिण से, और हम इसी उम्मीद से बैठे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहूँगा कि अगर 1 साल तक मैं बड़ा पेशेंस रखूँगा, बहुत सब्र करूँगा, उसके बाद मैं डीसी साहब के दरवाजे पर बैठ सकता हूँ धरना लगाकर, मैं गवर्नर साहब के सामने बैठकर धरना लगाऊंगा। मैं वो नहीं बंदा हूँ कि जो कंप्रोमाइज़ इन मामलों को लेकर करेगा। मैं कंप्रोमाइज़ तब करूँगा जब ये काम करेंगे, काम की बेस पर कंप्रोमाइज़। ये मेरा काम करेंगे, मेरे लोगों का, मेरे इलाकों का काम करेंगे, मैं चीखना चिल्लाना बंद करूँगा। जो जज्बात आप मेरी तकरीरों में देखते हैं, वो जुनून, वो जज्बात जो हैं वो दिल से हैं, वो चीखो पुकार है। ओ मेरे लीडरों, मेरे ऑफिसरों, मेरे मड़वा को तुमने तबाह किया है, तबाही से बचाओ, हमें मत करो ये जुल्म हमारे पास। हमारे साथ ये जुल्म करते जाओगे तो मैं चीखता जाऊंगा। और आगे अब मुझे मैंडेट मिला है, मुझे लोगों ने ये कहा है कि जाओ इनका गरेबां पकड़ कर इनको बीच में सड़क पर लाओ। मैं उस ऑफिसर की इज़्ज़त करूंगा जो ऑफिसर मेरे लोगों के काम करेगा। कोई काम नहीं रुकना चाहिए। मैं उस लीडर की इज़्ज़त करूंगा जो काम नहीं रोकेगा। इस वक्त ज़फ़रुल्लाह की अपोजिशन में भाजपा खड़ी होगी, एनसी खड़ी होगी, और उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया होगा लोगों को कि भाई हालात नहीं बदले, ज़फ़र कहाँ है। हाँ, अभी ज़फ़र इंतज़ार कर रहा है। अभी मैं एक आम इंसान की तरह ही हूँ। पब्लिक ने मुझे चुना बेशक, लेकिन पावर्स नहीं अभी दी हैं। एक पावर ज़रूर है, मैं अभी हर जगह जा सकता हूँ, पकड़ कर इन्हें भेज सकता हूँ अपने इलाकों में, इनसे काम ले सकता हूँ। लेकिन ये फिर भी इंतज़ार एक प्रोटोकॉल का हो रहा है। लेकिन वो जो ही डिसाइड होगा उसके बाद मैं डिपार्टमेंट्स को मड़वा भेजने की कोशिश करूंगा। टेलीकम्युनिकेशन वहाँ इंस्टॉल हो, डिजिटल इंडिया की सही मिसाल वहाँ सेटअप होनी चाहिए। तो ये बदलाव जो है ये चाहता है शेख ज़फ़र, ये चाहती है मेरी कौम, ये चाहता है मड़वा वड़वन दक्षिण, और ये हम सब चाहने चाहिए। और ये सेंटर भी चाहनी चाहिए ये बदलाव, और ये स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहनी चाहिए। और मैं इसी उम्मीद के साथ इस वक्त ग्राउंड पर हूँ। यकीन भी है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर इस यकीन को तोड़ने की कोशिश की गई तो ज़फ़र उन लोगों के लिए बुरा भी बनेगा जो लोग मेरे लिए और मेरी कौम के लिए बुरा चाहते हैं। जी चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शेख ज़फ़रुल्लाह साहब जो कि डीडीसी मेंबर हैं मड़वा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, और काफ़ी सारे मुद्दों पर इनके साथ चर्चा हुई और उन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज़ में डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।